नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात श्रद्धा हत्याकांड की। तो दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे इस वक्त सामने आते हुए और इसी कड़ी में श्रद्धा का एक लेटर इस वक्त सामने है जिसमें उसने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने इस लेटर में लिखा कि आफताब उसे जान से मारने की और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा कि आफताब उसे बुरी तरह से पीटता था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के बीच उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन इसके बाद आफताब एक नई चाल चलता है। वो खुद के जान लेने की धमकी देने लगा, इमोशनली ब्लैकमेल श्रद्धा को करने लगा, जिसके बाद एक बार फिर से ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और इसी गलतफहमी का शिकार श्रद्धा बार बार बनती रही। न्यूज़ 18 के पास शिकायत की वो कॉपी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि बाद में श्रद्धा से आफताब ने माफी मांगी और एक बार फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं। दिल्ली उसे लेकर वो पहुंच जाता है और अब दिल्ली पुलिस जो है श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुला चुकी है, जहां पर करण बरार से पूछताछ होगी। करण बरार ये वो शख्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट करने इस वक्त मुंबई पुलिस को, जिस कंप्लेंट लेटर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस दौरान मदद की थी श्रद्धा की। ये उनके रिपोर्टिंग मैनेजर थे और अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। आफताब का आपको बताते चलें पॉलीग्राफी टेस्ट कल ही कराया गया है। तकरीबन 20 सवाल उस दौरान उससे पूछे गए हैं। फ्लैट्स पर लगातार जब जांच की जा रही है तो फ्लैट्स पर खून के जो धब्बे हैं वो भी मिले, जिसे लेकर भी अब पूछताछ जो है और ज्यादा सख्ती से इस वक्त शुरू कर दी गई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना जाहिर की जा रही है और इसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही दे दी थी। प्यार के आगे धर्म की दीवार को तोड़कर एक मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। भागलपुर में ये शादी इस वक्त चर्चा का विषय बन गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर झारखंड के गोड्डा निवासी रामकुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद इन दोनों ने शादी भागलपुर में रचा ली है। हालांकि इन दोनों की तरफ से कोशिश की गई थी कि गोड्डा में ही कोर्ट के सामने इनकी शादी हो जाए, लेकिन इस दौरान लड़की के घर वालों की तरफ से इसे लेकर मार पिटाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद भागलपुर आकर इन दोनों ने शादी रचाई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट ने अपना बयान भी दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात लड़की की तरफ से कही गई है। लड़का और लड़की को शादी के बाद से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोई दबाव लड़का का कि शादी करो जबरदस्ती, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, अपनी मर्जी अपने खुशी से शादी करना चाहती है। अच्छा, घर के ऊपर से मतलब घर वाला लोग आपके राजी हैं? आप दोनों के? मेरे घर वाले राजी नहीं है। तो कोई मारने पिटने का धमकी ऐसा कोई? हाँ। क्या कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मम्मी पापा मामा। समस्तीपुर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर 24 घंटे के भीतर 2 हत्याओं की वजह से इलाके में सनसनी मच गई है। विभूतिपुर की घटना, जहां पर 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं के बाद से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जरूर जुट गई है। शव को कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जाता हुआ। विभूतिपुर में लगातार दूसरी घटना जो 24 घंटे के अंदर ही अंजाम दी गई। हालांकि इसके पीछे लोग कौन से शामिल हैं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि जो आशंका जाहिर की जा रही है, बताया जा रहा है कि भूमि विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस अपनी तहकीकात की बात कह रही है। और अब बात लालू प्रसाद की, जिनकी बहुत जल्द किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो होने वाली है। इसे लेकर वो सिंगापुर रवाना होने वाले हैं और उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी वहां पहुंचेंगी सिंगापुर में। उनकी बेटी रोनी आचार्य अपनी किडनी उन्हें देने वाली हैं
और ऐसी खबरें इस वक्त 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। डॉक्टरों से हालांकि अपॉइंटमेंट उन्हें पहले ही मिल चुकी है और अब उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती सिंगापुर पहुंचेंगी। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात करने के बाद यह संभावना जाहिर की जा रही है कि वो भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लालू प्रसाद रवाना होते हैं उसके बाद वो पटना लौट आएंगे डिप्टी सीएम। तो लालू प्रसाद 25 नवंबर की तारीख जब सिंगापुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। डॉक्टर से उन्हें अपॉइंटमेंट मिल चुका है, बहुत जल्द उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। उनकी बेटी रोनी आचार्य की तरफ से किडनी डोनेट की जा रही है, ये किडनी उनकी तरफ से दी जाएगी और इसे लेकर अब 25 नवंबर को लालू प्रसाद सिंगापुर के लिए रवाना होते नजर आएंगे। तो जैसे ही खबरें सामने आई कि लालू प्रसाद 25 नवंबर को सिंगापुर रवाना होने वाले, उसके बाद उनसे मुलाकात करने वालों का तांता सलग गया है। जी हां, आपको बताते चलें कि दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर इस वक्त लालू प्रसाद जो हैं वो मौजूद हैं और अब उसी आवास पर मुलाकातियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की खबर मिलने के बाद दिल्ली में उनसे मिलने वाले लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और आवास पर नेताओं की भीड़ देखी जा सकती है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। वहां पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है दिसंबर महीने में। उसके पहले जो बिहार से तमाम जो नेता हैं आरजेडी के, वो दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहां पर आकर के उनको शुभकामना भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर यहाँ पर जो मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं लालू प्रसाद यादव पंडारा पार्क में, उसके पहले तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली में। और आप देख सकते हैं जो सभी लोग हैं बिहार से, विधायक भी हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। इनसे बात करेंगे। अर्जुन राय जो कि सीतामढ़ी से पूर्व सांसद है, वो भी पहुंचे हैं। आपकी बात हुई लालू जी से, भी आपने मुलाकात की है, क्या आपने बात की है? देखिए, विशेष बात करने की जरूरत तो है नहीं। हम लोगों के नेता अभी बीमार हैं, उनका इलाज होना है। हम लोगों की शुभकामना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के देश के राजनीति में नई दिशा दे और 1-2 दिनों के अंदर वो सिंगापुर जा रहे हैं और किडनी का बेहतर इलाज वहाँ होना है। इसलिए हम लोग मिलने आए हैं कि प्रभु इतनी ताकत दे कि लालू प्रसाद जी अविलंब स्वस्थ होकर के देशवासियों की सेवा करें। तरैया विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं हमारे साथ में। आपने मुलाकात की, क्या शुभकामना देंगे? हम शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामना देने आए हैं। कल या परसों जो भी हो सिंगापुर जा रहे हैं किडनी के बेहतर इलाज के लिए। वहाँ जांचोपरांत जो परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार वहाँ इलाज होगा और हम लोग उनके बेहतरी की कामना करते हैं और शीघ्र स्वस्थ होकर के आएँ और ये देश के राजनीति में अपनी महती भूमिका को निभाएंगे, ये हम लोग उनकी शुभकामना देते हैं। लालू जी की तबीयत को देखने के लिए आए हैं। वो जाने वाले हैं विदेश इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। हम अपने पार्टी और संगठन की ओर से उनकी अच्छी सेहत के लिए शुभकामना देने आए हैं और दुआ करते हैं जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वो हमारे बीच लौटे। यही दुआ पूरे देशवासियों कर रहे हैं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि ये इनकी आयु जो है दीर्घायु हो। अगर सिंगापुर जा रहे हैं, इनका किडनी का ट्रांसप्लांट है तो बेहतरी से इनका इलाज वहाँ सुनिश्चित हो और हम लोग के बीच में आवे और राष्ट्रीय राजनीति को पुनर् जो है 1996-95 का गति दे दे। हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ और हैं। आप कहाँ से विधायक हैं? मैं चिरैया से पूर्व विधायक हूँ, घोड़ासहान से पूर्व विधायक हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण यादव, मैं साहब से अभी मिल करके और भगवान से प्रार्थना किया कि यथाशीघ्र वहाँ से स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के लिए आदर्श हैं, भगवान के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि यथाशीघ्र हम लोग के बीच स्वस्थ होकर के आवे। चलिए, तो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने से पहले मिलकर उनको शुभकामना दे रहे हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।
और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर शादी में भोज खाने के बाद 500 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें 200 लोगों को शरीर में दर्द, ठंड और बुखार की शिकायत के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकांश लोगों को लूज मोशन और दस्त की भी शिकायत पाई गई। घटना की सूचना के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और प्रशासनिक अधिकारियों ने सदर अस्पताल जाकर मरीजों का हाल चाल जाना है। अभी स्थिति सामान्य है, सभी लोग नॉर्मल हैं, कहीं कोई मतलब आउट ऑफ जेंडर सभी हैं। कल बारात में खाना कहीं खाए थे पथराहा में, तो उसको लेकर के जो है शिकायतें आई हैं। दोपहर के बाद से लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन सभी अभी आउट ऑफ जेंडर हैं। किसी भक्त भोजन करके जो बाराती में और शरारती के लोग, दोनों पक्ष के लोग बीमार पड़े हैं, वो चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर कहीं न जिस दुकान से ये सामग्रियाँ आई होगी, जांच का विषय है, वहाँ से जहरीला सामान आयात हुआ होगा और उसी जहरीले सामान में से अब किस तरह के सामान जहरीले थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस दुकान से सामान आया होगा उस दुकान के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, जांच के ऊपर। मधेपुरा नगर क्षेत्र में शादी के भोज खाने के बाद 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए, जिसमें से 200 से अधिक लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और स्थिति यह है कि अब भी पेशेंट का जो है आने का सिलसिला जारी है और इतने ही करीब मरीज जो हैं वो सदर अस्पताल में भी भर्ती हैं। चिकित्सक भी लगातार मरीजों के देखरेख में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि कब तक लोगों की स्थिति सामान्य होती है और वे अपने घर जा पाते हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। अब बात गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की कर लेते हैं। हालांकि इस अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन एक और मामला इस वक्त सामने है। 30 लाख की आबादी इस जिले की है और इस जिले में जो एकमात्र ब्लड बैंक है, वहां पर 1500 यूनिट ब्लड को स्टोर रखने की क्षमता है, लेकिन इस वक्त वहां पर मौजूदगी 3 से 4 यूनिट ही ब्लड की है। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई गंभीर रूप से मरीज यहां पर पहुंच जाए जिसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत हो, तो उसके लिए कैसी विकट परिस्थिति खड़ी होगी। हालांकि हर रोज जो जानकारी सामने आ रही है, कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इसी ब्लड के अभाव की वजह से टाले जा रहे हैं, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और मरीजों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईओसी प्रमाणित मॉडल सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की ये व्यवस्था है, ये इस वक्त जिसे खुद ही ब्लड की अब जरूरत है। ब्लड बैंक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज की आबादी तकरीबन 30 लाख है और 30 लाख की आबादी के लिए एकमात्र जो है मॉडल सदर अस्पताल में ब्लड बैंक है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ये संचालित है और इस ब्लड बैंक में फिलहाल 3 यूनिट ही ब्लड बचा है। ऐसे में जो मरीज हैं जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं, उनके ऑपरेशन लगातार डॉक्टरों की ओर से टाले जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत है और सदर अस्पताल में ब्लड नहीं है। आपको ब्लड बैंक के अंदर जो रोस्टर है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहाँ पर A+ ब्लड है ही नहीं, A नेगेटिव मात्र 1 यूनिट है, B+ 2 यूनिट है, B नेगेटिव नहीं है, इसके अलावा AB+ भी नहीं है, AB नेगेटिव भी 0 है, O+ भी नहीं है और O नेगेटिव भी ब्लड नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो मात्र यहाँ 3 यूनिट ही ब्लड बचा है, जिसके लिए जो 30 लाख की आबादी है वो निर्भर है 3 यूनिट ब्लड पर। एक डोनेशन भी कर रहे हैं युवा साथी हैं, हम इनसे भी बात कर रहे हैं। रक्तदान हो गया? हाँ जी। किसके लिए किया रक्तदान? दादाजी के लिए। क्या हुआ था? ये उनको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है, फिलहाल अभी एक यूनिट चढ़ाना है उनको। कौन सा ग्रुप था? ये पॉजिटिव। तो यहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल है, देखकर दूसरा ब्लड लेंगे। क्या नाम है आपका? राजन। तो ये डोनेशन कर रहे हैं और डोनेशन करने के बाद यहाँ से एक्सचेंज करेंगे ब्लड और फिर लेकर जाएंगे अपने दादाजी के लिए। अंदर आपको हम जो ब्लड बैंक के नोडल प्रभारी हैं डॉक्टर पीसी सिन्हा, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे जो मरीज हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ब्लड के लिए पहुँचे हुए हैं, तमाम तरह के जो मरीज हैं। हम डॉक्टर पीसी सिन्हा से ही बात करेंगे कि सर 30 लाख की आबादी है और मात्र 3 यूनिट ही ब्लड बचा है ब्लड में। सब ब्लड डोनेशन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग अधिक से संख्या में दान करें, ताकि ब्लड यहाँ पर है कि किसी को लौटना नहीं पड़े, उसको समय से ब्लड मिल जाए। ऐसे में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो रक्तदान करें ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और अब बात नवादा की, जहां के लोगों को एफएम की सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है। हालांकि अभी इस वक्त ट्रायल रन चलता हुआ, लेकिन इसे लेकर प्रसार भारती की तरफ से ये जानकारी जरूर दी जा रही है कि नवादा को 100 वॉट के एफएम स्टेशन की सौगात बहुत जल्द मिल जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती स्टेशन का प्रसारण फिलहाल नवादा में टेस्टिंग के रूप में इस वक्त सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक किया जा रहा है। टेस्टिंग का काम जैसे ही सफल होता है उसके बाद लोगों को 24 घंटे एफएम की सहूलियत, एफएम की सुविधा जो है नवादा वासियों को बहुत जल्द मिल जाएगी। हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट देखिए। अब नवादा के लोगों को भी बड़े शहरों में मिलने वाली एफएम सुविधा का लुत्फ बहुत जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि प्रसार भारती की तरफ से नवादा को एफएम की सौगात दी गई है। नवादा में जो पुराना जो दूरदर्शन केंद्र था उसे मार्च 2022 में बंद कर दिया गया था और उसी के जगह पे प्रसार भारती के द्वारा 100 वाट का एफएम की सौगात दी गई है। और ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती का स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज पे अब लोगों को वो जो मधुर गीत जो बड़े बड़े शहरों में जो सुनाई पड़ती थी, अब नवादा के लोगों को भी वह धुन जो है अब रेडियो के माध्यम से सुनाई पड़ेगी। इस वक्त आप सैम्पलिंग के आधार पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो में आप देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पे एक स्टेशन जो 100.1 मेगाहर्ट्ज जो है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है। और लोग अभी इसे फिलहाल टेस्टिंग के तौर पे इसे विभाग के द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रिले किया जा रहा है। और जब यह टेस्टिंग पूरी तरह से सफल हो जाएगा तब लोग इसे 24 घंटे इसका सेवा ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अधिकारी है, हम उनसे हम जानते हैं। सर, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल है, ये बताइए। डिटेल अब जो है ना, पब्लिक को 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ऑल इंडिया रेडियो एफएम का विविध भारती का प्रोग्राम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपको लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ धीरे धीरे मतलब इसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ के जो इंचार्ज है, जैसे जैसे इसका जो टेस्टिंग का कार्य जो सफल हो जाएगा वैसे वैसे पूरे ज़िले में इसका जो है दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो कल तक लोग जो इसी एफएम के जरिए जो बड़े बड़े शहरों में एफएम का मज़ा लिया करते थे, अब नवादा में भी एफएम की जो सेवा जो है लोगों को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल नवादा के लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभी इसका फिलहाल लुत्फ ले सकते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए अब आपको दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीर दिखा दें, जहां पर इस बार अगर किसी का जलवा दिखता है तो झारखंड के क्राफ्ट का जलवा दिखता है, क्योंकि लोगों के ऊपर झारखंड की कला की, उसके खुद की यहाँ की बनाई हुई कलाकृतियों की जो छाप है वो साफ नजर आ रही है। और इसीलिए यहाँ इस व्यापार मेले में अगर आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय इस व्यापार मेले में झारखंड का जलवा हर तरफ नजर आएगा। पवेलियन में झारखंड के खनिज और कंपनियों से लेकर बुनकरों और कारीगरों की कला का जादू जो है वो हर तरफ देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी फराह खां की ये रिपोर्ट देखिए। जोहार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं फराह खान। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रगति मैदान के झारखंड पवेलियन में, क्योंकि झारखंड जो है वो एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बन गया है। चाहे वो आभूषण की बात हो, यहाँ के टस्सर सिल्क की बात हो, लोगों को यहाँ की जो कला है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो झारखंड किस तरीके से लगातार अपना जलवा बिखेर रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये झारखंड पवेलियन है और यहाँ से इस पवेलियन की जो है वो शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर हुए हैं तो देखिए, यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड का वो यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर झार क्राफ्ट जो है उसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। और यहाँ पर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं झार क्राफ्ट के वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और लोग जो हैं लगातार यहाँ भी देख रहे हैं, और इन्हीं को जो है स्टॉल्स पर जो है वो डिस्प्ले किया गया है। हमारी खास पेशकश में लगातार हम आपको झारखंड के रंग दिखा रहे थे कि क्या कुछ खास है झारखंड पवेलियन में, लोगों को क्या कुछ पसंद आ रहा है। जो लोग झारखंड तक नहीं गए हैं उनको भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, झारखंड की खूबियों को बताया जा रहा है। चाहे वो कला की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, चीज़ों की बात की जाए,
हर एक चीज़ जो है वो आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और लोगों को टस्सर सिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और उसके बाद आभूषण और यहाँ की पेंटिंग, क्योंकि यहाँ की जो पेंटिंग है वो पेंट से नहीं होती है, मिट्टी से होती है और लोगों को उसकी लाइव रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। लोगों को जो है वो पेंटिंग बनते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है। इस बार जो है झारखंड में पूरी तरीके से रौनक देखने को मिल रही है। लोगों को यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं और सबसे जो मेन चीज़ हमने आपको दिखाई थी वो ये था कि यहाँ पर बांस का अचार भी बनता है। यहाँ का जो खान पान है वो भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, तो लोग जो हैं चीज़ों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है उपेंद्र कुशवाहा, उनका बयान इस वक्त सामने आया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे की मुलाकात को लेकर कहा कि अगर ये मुलाकात हो रही है तो इस मुलाकात के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है ये उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। किस काम से आ रहे हैं मुझको उसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में जो भी पार्टी है उसके नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है और स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, कटिहार बीएमपी 7 में जो किसानी का गुर है, जो किसानी के लिए टेक्निक है जिसमें जैविक खेती वो जवानों की तरफ से सीखी जा रही है। ये जवान यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं कि आखिर जैविक खेती कैसे की जाए और इस खेती के गुर सीखते हुए जवानों की तस्वीर आपके सामने इस वक्त। और बड़ी बात ये है कि बीएमपी के जो ये तमाम जवान हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये तमाम जवान जो है जैविक पीट में तैयार किए गए जैविक खाद से अब बीएमपी कैंपस में ही हरियाली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद की पहल से बीएमपी 7 से निकलने वाले घरेलू साग सब्जियों को जो कि जैविक खेती का हिस्सा है और जैविक खाद के निर्माण की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है उसी से इसकी उपज होती है। अन्य कचरों को प्रबंधन कर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है और ये वो तस्वीर है जहाँ पर जवान खेती करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये गोबर साहब के यहाँ गए हैं, वहाँ से गोबर आता है, उसको गोबर डालते हैं, जलकुंभ भी डालते हैं, कुछ घास डालते हैं, उसके उस पर पानी दे के उसका कचुआ कृषि विभाग भागलपुर के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, उन्हीं के द्वारा ये वॉशिंग किट भी बनाया गया है। ये समादेष्टा महोदय द्वारा आदेश हुआ था, अभी तैयार हो रहा है जैविक खाद, जिससे जूठा कचरा उचरा मेस का बस्ता था, कुछ जंगल उंगल होता था, सब सफाई उसी से हम लोग गोबर का मिला करके कचरा कृषि विभाग द्वारा ये जो बनाया गया है जैविक खाद अनुलाई, वही सब के भी सहयोग से हम लोग बनाते हैं, अपना फूल पत्ती में पटाते हैं, इसी से हरियाली होता है। तो जवानों की ये अनोखी कोशिश, अनोखा रूप लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर है। जैविक खाद का इस्तेमाल कर साग सब्जियां उगाई जा रही हैं, हरियाली फैलाई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।